In the last class, we were discussing about the energy, correct? Energy of the total energy of the system, and we discussed that total energy is equal to nothing but kinetic energy plus potential energy plus internal energy. And we discussed that kinetic energy it is due to the motion of bulk body this is due to position of body in some field and this is due to particles of the bulk. Now internal energy can be further subdivided into kinetic energy plus potential energy. Okay, in kinetic energy due to the motion of particle of the system, and potential energy due to the interaction between particles. Okay, so this we discussed in the last class, correct? Hello, so this is clear? Okay, now जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था, एनर्जी दो फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? सर मैं हीट की बात करता हूँ. तो यहाँ पे एक टर्म आता है हीट कैपेसिटी. इसको हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए उसको जो हीट सप्लाई करना पड़ता है, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius is known as heat capacity. तो एक बार डेफिनेशन लिख लेना इसका. Heat required to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius is known as heat capacity. Heat required to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius is known as heat capacity. Clear? So heat capacity is nothing but, let us say, Q divided by delta T. Delta T is the rise in the temperature, and Q is the heat supply. तो यहाँ से Q is equal to क्या बन गया? C delta T. तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? देखो, यूनिट विल बी नथिंग बट जूल केल्विन इनवर्स, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी हम लोग जनरली C से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको कैपिटल C माने, इसको स्मॉल c मान सकते हैं. तो कहीं पे भी टर्म स्पेसिफिक जब लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है? पर यूनिट मास की बात हो रही है, करेक्ट? इसे स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है?
द वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो कहीं पर भी टर्म स्पेसिफिक आ जाए मतलब पर यूनिट मास की बात हो रही है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. तो लिख लेना, it is the heat required to raise the temperature of unit mass of the object. Heat required to raise the temperature of unit mass is known as specific heat capacity. हाँ, unit mass by 1 degree Celsius. Heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. ओके, तो लेटर से ऑब्जेक्ट का मास है आपका m, आपने लेटर से Q हीट सप्लाई किया, जैसे टेम्परेचर में राइज हुआ डेल्टा T, लेटर से C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C इज इक्वल टू नथिंग बट Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा T, राइट। ये बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या बन गया, एम सी डेल्टा टी। अब इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट होगा जूल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स। इसमें ऐसा ही यूनिट की बात करो पर नाउ सी, लेट अस से कैपिटल सी इज द हीट कैपेसिटी, and small c is a specific heat capacity. Specific heat capacity. तो कैपिटल C इज इक्वल टू नथिंग बट स्मॉल c इंटू डेल्टा टी, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं? यस, बताइए। ये मेरे को हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस क्या है? हाँ, बीच का डिफरेंस क्या है, हीट कैपेसिटी नथिंग बट पूरे ऑब्जेक्ट के मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है पर यूनिट मास को टेम्परेचर को 1 डिग्री हम बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, करेक्ट। तो ये हो गया पर यूनिट मास को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, ठीक है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। नॉट सी डेल्टा टी, कैपिटल सी इज इक्वल टू एम सी, नॉट सी डेल्टा टी, because C is the heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। दैट इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी। क्लियर? हाँ, हीट कैपेसिटी नथिंग बट पूरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नथिंग बट यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए। ये बात समझ आती है? तो से ऑब्जेक्ट का मास है m, यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए या राइज करने के लिए मुझे हीट चाहिए c। तो पूरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए कितना हीट चाहिए होगा, उसको ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी। ये बात क्लियर होगी कि नहीं? ठीक है, अब एक टर्म आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, तो व्हाट मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग जनरली कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट m से रिप्रेजेंट करते हैं, m फॉर मोलर। तो मोलर हीट कैपेसिटी नथिंग बट
इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of per mole of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो लिख लो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ per mole of the substance, heat required to raise the temperature of per mole of substance by 1 degree Celsius is known as molar heat capacity. Is known as molar heat capacity. Clear? Okay. तो लेट्स से पूरे सिस्टम में n मोल है। लेट्स से टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी रेज किया, द राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature, and let us say Q is the heat supply, so molar heat capacity is nothing but Q divided by N delta T. ओके, तो यहाँ से हमारा Q इज इक्वल टू क्या बन गया, NCM डेल्टा T। ये बात समझ आ गई? ओके, ओके। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसका यूनिट हो जाएगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर? ना हम कुछ नोटेशन सीखेंगे यहाँ पे जो कि हम लोग आगे आने वाले डिस्कशन में यूज करूँगा। एक नोटेशन होता है CPM, यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, M इज नथिंग बट मोलर, तो CPM रिप्रेजेंट द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लिया आपने सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट कैपेसिटी को मेजर किया है, तो वो बन जाता है CPM। CVM क्या होता है? इट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए आपने हीट कैपेसिटी मेजर किया है, तो दैट बिकम CVM। Similarly, CP is nothing but it is simply heat capacity at constant pressure. And CVM is nothing but, sorry, CV is nothing but heat capacity at constant volume. Okay. Now for ideal gas, there is a relation Cp minus Cv is equal to NR। ये रिलेशन कैसे आता है हम लोग आगे डिराइव करेंगे। यहाँ पे मोलर ले लेते हैं, फॉर 1 मोल CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। इसमें N की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो Cp बन जाएगा CPM, Cv बन जाएगा CVM। बात समझ आ रही है कि नहीं? कन्वर्ट हो गया। हाँ, यदि मैं N की वैल्यू 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये R बन गया।
अब 1 मोल के लिए जो हीट कैपेसिटी होता है उसी को सीपीएम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो लेते, ये बन गया r, ये cp बाई n, ये cv बाई n। तो पर मोल को ही तो हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो बस क्लियर, कोई भी पॉइंट समझ ना आए यहीं पे पूछ लेना। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा चीजें और डिफिकल्ट होती जाएंगी, कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ आता विदाउट हेजिटेट हुए पूछ लेना, ठीक है। यस, ये जो लिखा है लाइक इसमें तो आप बताए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है मोलर, हाँ मतलब मैं सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा, अब उस कंडीशन में उसकी हीट कैपेसिटी मेजर करूंगा। अंडर दैट कंडीशन जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ समझ आ रही कि नहीं? हो गया ना? मोलर हीट मतलब हमेशा 1 मोल ही बढ़ाना होता है। क्या हुआ? मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 हाँ, मोल ही मोलर हीट बढ़ाना। कैपेसिटी का मतलब ही वही होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। बाय डेफिनेशन मोलर हीट कैपेसिटी मींस फॉर 1 मोल। Okay, so this is all about heat and we have derived all the formula related to the heat. Now let us see work. तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, वी हैव एनी सिस्टम, ये हमारा मूविंग पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन। ठीक है, जैसे मैं सिस्टम को dx से ऊपर मूव किया, मैंने सिस्टम को ऊपर dx से मूव, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू है P एक्सटर्नल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड सिस्टम को मैंने dx से ऊपर मूव किया। जैसे इसका A is the area of cross section of the piston, area of क्रॉस सेक्शन। ना मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस, करेक्ट? यही तो होता है, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो फोर्स कितना लग रहा है, यदि प्रेशर का वैल्यू है P एक्सटर्नल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो फोर्स कितना होगा? P एक्सटर्नल इंटू A होगा कि नहीं? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स बाय एरिया। एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, एंड प्रेशर की वैल्यू है P एक्सटर्नल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने A एज्यूम कर रखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? P एक्सटर्नल इंटू A, और डिस्टेंस कितना मूव गया है? dx। तो ये कितना बन गया? P एक्सटर्नल इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A इंटू dx। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, वो वॉल्यूम बन जाता है कि नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ। तो ये कितना गया? वर्क इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, सॉरी dV बोल सकते हैं, नॉट डेल्टा V। एंड बाई कन्वेंशन हम लोग थर्मोडायनामिक्स में वर्क को डिफाइन करते हैं माइनस P एक्सटर्नल dV। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। कैसे आता है मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। दिस इज हाउ डू डिफाइन वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, ओके, एंड दिस इज नोन एज एक्सपेंशन और compression वर्क।
क्लियर? तो एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क यहाँ पे सिस्टम एक्सपैंड होता है, सिस्टम कॉम्प्रेस होता है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन वर्क। सर डायग्राम बना रहा हूँ। बनाइए। ओके, नाउ लेट अस सी द साइन कन्वेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। साइन कन्वेंशन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क का साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम is taken as positive. Okay, and work done by system is taken as negative. Work done by system is taken as negative. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ 50 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग। तो हाँ, now the 50 joule work is done by surrounding। तो सराउंडिंग वर्क करिए मतलब वो वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है कि नहीं? इफ द वर्क इज बीइंग डन बाय सराउंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 50 जूल, बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। नाउ सिंस वर्क इज बीइंग डन बाय सराउंडिंग, इट मींस इट इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से 100 जूल वर्क इज डन बाय सिस्टम, it means W will be nothing but minus 100 joule, right? हाँ सर। W is equal to nothing but minus 100 joule. Okay, so this is the sign convention of work. Copy कर लो। Okay, next let us see sign convention of heat. Heat supplied to the system is taken as positive. Supplies to system is taken positive, and heat released by system is taken negative. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 200 जूल ऑफ हीट is given to the system, इसका मतलब Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 200 जूल, बिकॉज सिस्टम को दे रहे हैं ना। जैसे आई एम टेलिंग दैट 300 जूल हीट is given out by system, so since system is releasing the heat, so Q is equal to क्या हो जाएगा? माइनस 300 जूल, करेक्ट?
यस सर। ठीक है, माइंड जो थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्क का साइन कन्वेंशन, सॉरी, जो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, उसमें वर्क का साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स का उल्टा है। ठीक है, वो जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। ओके, दिस इज कॉपीड। Okay, now let us see why do we take the formula of W to be minus P external delta V। ऐसा इसलिए करते हैं, देखो मैंने कन्वेंशन एज्यूम किया है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। नाउ लकी सपोज कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या है? वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम पर। जब सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तभी तो कंप्रेशन होगा। वर्क इज बीइंग डन ऑन सिस्टम। ओके, वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम पर। यस सर। नाउ सिंस कंप्रेशन हो तो डेल्टा वी की वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगा कि नहीं? कंप्रेशन हो रहा है ना, तो चेंज इन द वॉल्यूम निगेटिव आएगा कि नहीं? हाँ, वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। चेंज इन द वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। हाँ, तो W इज इक्वल टू, देखो निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं? हाँ बन जाएगा। ठीक, और हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यदि सिस्टम के ऊपर कर्म वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव आना भी चाहिए। समझ आएगी नहीं? अब लेटेस्ट से एक्सपेंशन हो रहा है, लेटेस्ट से एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? यदि एक्सपैंड हो रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। करें, वर्क इज बीइंग डन बाय सिस्टम, राइट? यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, नाउ सिंस एक्सपेंशन हो रहा है तो चेंज इन द वॉल्यूम क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। करेक्ट? हाँ सर। यदि चेंज इन द वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन गया, और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो W की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी कि नहीं? हाँ, नेगेटिव आ जाएगा। सिंस वर्क इज बीइंग डन बाय सिस्टम तो नेगेटिव आना भी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। ओके। ये बात समझ आ गई? यस सर। Okay, now let us start with the laws of thermodynamics. So till now we were discussing about the ABCD of thermodynamics, the basic terms which we will be using throughout the chapter. Now we are going to start thermodynamics. Laws of thermodynamics. So first we discuss about the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है? सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एक है ए, अंदर ऑब्जेक्ट कोई है बी, और कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है सी। तो ये बोलता है यदि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो इफ TA इज इक्वल टू TC एंड B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? एंड TB इज इक्वल टू TC। तो अब यहाँ से देख सकते हैं TA इज इक्वल टू TB होगा कि नहीं?
तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि यदि ऐसा है ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वो तो ऑब्वियस है यहाँ से, करेक्ट। हाँ वही। तो यही आपका जीरो लॉ है। इसको जीरोस लॉ ऐसा क्यों नाम दिया? हम्म तो कोई नहीं, तो लिख दिया फिर। तो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if two systems are in thermal equilibrium with third system, if two systems are in thermal equilibrium with third system, then they are in thermal equilibrium with each other also. Then they are in thermal equilibrium with each other also. This point is clear? सर Okay. Now let us discuss the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ये फर्स्ट लॉ नहीं था। This is zeroth law, not first law. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Okay. What is the first law? According to the first law, internal energy is equal to, या du is equal to dq plus dw. This is the first law, where du represents the internal energy के लिए हम लोग सिंपल हमेशा कैपिटल यू यूज करेंगे। dq represent the heat and dw represent the work done. The first law of thermodynamics says that du is equal to dq plus dw, and this is known as differential form of first law of thermodynamics. तो हम लोग इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखें, करेक्ट। ये बात समझ आ गई? नाउ सी, अब लेटेस्ट से मैं ऊपर वाली इक्वेशन का इंटीग्रल ले लेता हूँ। इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू प्लस इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है, या वी कैन से स्टेट फंक्शन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मतलब क्या, इसको हम लोग डेल्टा यू लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू डेल्टा यू, एंड इसको हम क्यू लिख देंगे, इसको लिख देंगे डब्ल्यू। तो दिस इज नोन एज इंटीग्रल फॉर्म, दिस इज नोन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल हमेशा हम लोग इंटीग्रल फॉर्म की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डिफरेंशियल फॉर्म का कोई भी यूज नहीं रहता। बात समझ आ रही कि नहीं? हेलो। हाँ सर, बीच में आपका आवाज कट गया। तो आई एम टेलिंग दैट जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इंटीग्रल फॉर्म इज यूजफुल। बात तो कोई सर अगर हम डिफरेंशिएबल फॉर्म यूज करें तो फिर पहले डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशियल फॉर्म बहुत ही छोटे, इट इज फॉर वेरी स्मॉल। अब या बोल सकते हैं कि फॉर अ इनफाइनाइटेसिमल पोर्शन ऑफ सिस्टम के लिए होता है।
जब हमको ओवर अ रेंज ऑफ सिस्टम या ओवर अ रेंज ऑफ चेंज इन द स्टेट यूज करना है, तब हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म नहीं यूज करते हैं. डिफरेंशियल फॉर्म इज रिटन ओनली फॉर अ infinitesimal for the infinitesimal change in the state of system. But when we are doing the numerical, then we are not doing for the infinitesimal change in the state. We are doing for the finite change in the state. So if we are solving the question for finite change in the state, then there is no question of using the differential form. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ सर. ये तो फिजिक्स में खूब पढ़ते होंगे जी इस तरीके से. पहले हम लोग इसे ग्राफ बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, हम लोग एक उसका छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. करेक्ट? ऐसे डेरिवेशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बस नहीं किए. ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे आगे. ये बात समझ आई? दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है. नाउ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इसका तो क्या है, यहाँ पे dv का वैल्यू 0 हो जाएगा. नाउ आई नो दैट dw इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस p एक्सटर्नल इंटू dv. यदि dv 0 हो गया तो dw की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. करेक्ट? dw is equal to 0. Now see du is equal to क्या होता है? dq प्लस dw. अब यदि ये 0 हो गया तो du is equal to dq, इसको हम लोग dqv लिख देते हैं. ये dqv रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. करेक्ट? ये समझ आया कि नहीं? हाँ. अब यदि मैं इंटीग्रल ले लेता हूँ इसका, इंटीग्रल ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dqv. तो इंटीग्रल ऑफ du इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा u इज इक्वल टू qv. ध्यान रखना है इसको. heat of reaction, or we can say heat of system, or we can say heat supplied to the system at constant volume is equal to change in the internal energy of the system. पर हाँ सर. ठीक है. नाउ सी डेल्टा u इज इक्वल टू qv को हम लोग cv dt लिख सकते हैं कि नहीं? cv नथिंग बट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सॉरी, नॉट dt, डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो पहले एक बार इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो देखो du इज इक्वल टू dqv, तो हम लोग लिख सकते हैं du इज इक्वल टू cv dt लिख सकते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, इस तरीके से देखो पहले. अच्छा हाँ सर, समझ गया. हम लोग dqv को हाँ सर, cv dt लिख सकते हैं कि नहीं? अभी तो डिक्रीज कर दिया. हाँ, तो यहाँ से du इक्वल टू क्या बन गया? cv dt बन गया कि नहीं? हाँ यस सर. दिस इज बाय डेफिनेशन. ये कहाँ से आए? ये इस रिलेशन को यूज करके. तो यहाँ से du इक्वल टू cv dt आ गया. तो cv इक्वल टू क्या हो गया? c इक्वल टू नथिंग बट डेल u बाई डेल t एट कांस्टेंट v. cv इक्वल टू नथिंग बट du बाई dt एट कांस्टेंट v आ गया कि नहीं? So this is the definition of heat capacity at constant volume. ये बात समझ आ गई कि नहीं?
ठीक है, कॉपी कर लो इतना। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी फिर। कॉपी कर लिया? हाँ नाउ सी, नाउ सी, now there is a fact that internal energy of the system is a function of temperature and volume। जो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होता है वो दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कैसे ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन होता है? बिकॉज मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लास्ट चैप्टर में देखे थे। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, करेक्ट? इट इज द फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस पे। और इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम, करेक्ट? इंटरमोलिकुलर स्पेस इनडायरेक्टली वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, करेक्ट? इंटरनल एनर्जी बिकम्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नाउ एक मैथमेटिक्स में देयर इज अ रिलेशन इन मैथमेटिक्स, if there is a some function f which is the function of two variable x and y। सपोज कोई फंक्शन f है जो कि x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो टोटल इंटीग्रल ऑफ f, इसको बोलते हैं टोटल इंटीग्रल ऑफ f इज नथिंग बट del f by del x at constant y dx plus del f by del y at constant x dy। ओके, ये मैथमेटिक्स से डेफिनेशन आता है। नाउ डेल एक्स बाई डेल एक्स को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो दूसरा वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। हम लोग फंक्शन को केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए। ये मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल का। बात समझ आई कि नहीं? सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ with respect to y assuming x constant। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टोटल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज del f by del x at constant y dx plus del f by del y at constant x dy। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। कॉपी कर लो थोड़ा सा। ये पूरा ही चीज? हाँ पूरा कॉपी कर लो। यस यस, इसको साइड में कॉपी कर लेना। ये मतलब साइड में ना बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। सब वो आइसोकोरिक प्रोसेस इसके अंदर आएगा? हाँ उसी के अंदर मैं सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आइसोकोरिक वाला पार्ट हो गया, नाउ आई एम डिस्कसिंग सेपरेट। इसको कंटिन्यू लिखते चलो बस, डोंट नीड टू पुट एनी सेपरेट हेडिंग। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। यस सर, कर लिया। डन, ओके।
Now, if CV is temperature dependent, second case is CV is temperature dependent. टेम्परेचर डिपेंडेंट। सपोज सीवी का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और सीवी का वैल्यू टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो आपको एग्जाम में दिया होगा। हाउ सीवी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट विल बी गिवन इन द, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट विल बी गिवन। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे सीवी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। जैसे सीवी इस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जहाँ पे ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डी यू इज इक्वल टू सी बी की जगह पे रख देंगे ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू डी टी, एंड इसको भी इंटीग्रेट कर दो। ये तो डेल्टा यू बन जाएगा। अब ये बन गया, जैसे से T1 से T2 बोल देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन T1 टू T2 ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन T1 टू T2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन T1 टू T2 सी टी स्क्वायर डी टी, राइट। तो यहाँ से आ गया देखो ए डी टी नथिंग बट डेल्टा टी T1 टू T2 and this is b t square by 2 T1 to T2 plus c t cube by 3 T1 to T2। यहाँ से कितना आ गया, डेल्टा u इज नथिंग बट a T2 माइनस T1 प्लस b बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस c बाई 3 T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, करेक्ट। अब T1 T2 की वैल्यू आपको पता होंगी, उनको डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन। आपको एग्जाम में जो दिया उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट। हाँ सर, कॉपी कर लो। ये क्लियर हो गया? नहीं सर, लिख रहा हूँ मैं। ये तो करिए, ये तो हो गया। नाउ सी, देखो मैंने पीछे एक रिलेशनशिप निकाला था कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी, और वी कैन, सो ये रिलेशनशिप आया था एज कांस्टेंट वॉल्यूम, आया था कि नहीं? हाँ, तो डी यू इज इक्वल टू जी क्यू वी एज कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर मैंने निकाला फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी, दैट इज नथिंग बट सी वी डी टी। तो वहां पे मैंने निकाला था डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी, इसका मतलब क्या है, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ये रिलेशनशिप कब वैलिड था, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, करेक्ट। बिकॉज मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशनशिप निकाला था, राइट।
हेलो। यस सर। बट आइडियल गैस के लिए मैंने रिलेशनशिप निकाला कि du इज इक्वल टू dqv दैट इज cv dt एंड दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू। ऑलवेज टू का मतलब क्या होता है? वेदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट इट इज इमटेरियल। ऑलवेज टू वेदर वॉल्यूम कांस्टेंट और नॉट। तो आइडियल गैस को छोड़ के बाकी और किसी सब्सटेंस के लिए ये तभी वैलिड होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है। बट आइडियल गैस के लिए हमेशा वो ये वैलिड रहेगा। क्यों वैलिड रहेगा? बिकॉज आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो चाहे ना हो, क्या ही फर्क पड़ता। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। For ideal gas, du is equal to cv dt is always true. But for other substance, du is equal to cv dt, it is true only at the constant volume. ये बात समझ आएगी? ठीक है, तो ये रिलेशनशिप याद रखना। अभी जो जो फॉर्मूला याद रखने हैं मैं उनको टिक कराता जा रहा हूँ, इसको भी याद रखना डायरेक्टली। जो जो रिलेशनशिप को डायरेक्टली याद रखना है, बिकॉज हम लोग क्या बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, तो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप आएंगे, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट जो फाइनल कंक्लूजन आपको याद रखने हैं उनको मैं बॉक्स में बंद करा के आपको बोलता रहूँगा। करेक्ट? सर यस। डेरिवेशन करके सर पता क्या लगता है? लाइक हमें फाइनली याद तो फॉर्मूला रखना पड़ता है। डियर, आपको डेरिवेशन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यू विल नॉट गेट एनी फील कहाँ से चीजें आ रही हैं। हाँ, समझ आएगी नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे देयर इज ए स्टेट फंक्शन नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी, इसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी नथिंग बट इट इज ए स्टेट फंक्शन। इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जिनसे हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं। एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इसका वैल्यू सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। ये बात समझ आई? दिस स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी इज H इज इक्वल टू U प्लस PV। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। करेक्ट? नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू, सिस्टम के एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। हम चेंज मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली सिस्टम की एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सिस्टम के एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट समझ आया? और नीचे लिख लेना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कांट बी मेजर्ड। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कांट बी मेजर्ड we measure the change. We measure the change. Right? चलो नाउ अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। राइट? कॉपी कर लीजिए इसको। हेलो, हाँ सर। कॉपी कर लिया था उसको? हाँ सर, वो कॉपी कर लिया था। एंड सर वो हम जो पढ़ रहे थे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम्म।
मतलब खत्म हो गया। हाँ, फर्स्ट लॉ उतना ही है, उसी लॉ के हेल्प करके हम बहुत सारे रिलेशनशिप निकाल लिए। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो मैंने एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या पढ़ा? डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। नाउ लेट अस से कांस्टेंट वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि मैं मान लेता हूँ सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो क्या बन जाएगा? डी एच इज इक्वल टू डी यू। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को हम लोग डिफरेंशियल के बाहर ला सकते हैं, तो इसको वी डी पी लिख सकते हैं कि नहीं? करेक्ट। अब इसको मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, इंटीग्रल ऑफ डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी यू प्लस इंटीग्रल ऑफ वी डी पी। नाउ इंटीग्रल ऑफ डी एच विल बी नथिंग बट डेल्टा एच, बिकॉज स्टेट फंक्शन है। दिस विल बी डेल्टा यू एंड दिस विल बी, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, वी डेल्टा पी। ये बात समझ आई? ये हो गई इंटीग्रल फॉर्म। अब अज्यूम कर लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे डी एच इज इक्वल टू डी यू। देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये पी डी वी बन गया कि नहीं? यस सर, समझ यदि मैं इसका इंटीग्रल फॉर्म निकालता हूँ तो इंटीग्रल ऑफ डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी यू प्लस इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, पी डेल्टा वी। थर्ड केस, लेटेस्ट से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेज। तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन याद है तो हम लोग ये सब अलग अलग कंडीशन पुट करके तुरंत निकाल सकते हैं, सबको याद रखने की जरूरत नहीं। करें अब याद को आपको बस ये वाला ओरिजिनल इक्वेशन याद रखना होगा, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है बस ना। प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो देखो इंटीग्रल ऑफ डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी यू प्लस इंटीग्रल ऑफ डी पी वी। प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इसमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते। तो डी एच इज इक्वल टू बन गया डेल्टा एच, डी यू इज इक्वल टू बन गया डेल्टा यू एंड डी पी वी को हम डेल्टा ऑफ पी वी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? चेंज नहीं हो रहा इसलिए। अरे तो मैं इसको बाहर थोड़ी ना लिया है, पूरा पूरा का डेल्टा लिख रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट, हाँ लिख सकते। पूरे पूरे का डेल्टा लिख रहा हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी मतलब पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। मैं पी वी को एक क्वांटिटी एज्यूम कर ले रहा हूँ बस, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। तो फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो ये चीज कहाँ से आया? पीवी को जो आप लिख दिए P2 V2 माइनस P1 V1। भाई द सिस्टम इज अंडर गोइंग थ्रू प्रोसेस, ये फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम है एंड दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सिस्टम। जैसे मैं डेल्टा एच लिख रहा हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं? H2 माइनस H1, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, इसको U2 माइनस C1 लिख सकते हैं। करेक्ट। तो इफ द सिस्टम इज अंडर गोइंग अ चेंज, तभी तो इस इक्वेशन का मतलब है, नहीं तो भाई सिस्टम एक ही स्टेज पे सब क्यों लिखूंगा मैं? डी एंड डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? वो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? हाँ तो इनिशियल स्टेज से सिस्टम फाइनल स्टेज में गया, गॉट द पॉइंट? चलो इसे डन। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस जैसे कांस्टेंट प्रेशर को थोड़ा और एनालाइज करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर वाले केस को थोड़ा सा और हम लोग उसका और पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, हमने पढ़ा था डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ टी वी। यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो हम लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डी वी। ठीक है, जैसे इसको क्वेश्चन 1 मानते हैं। नाउ वी नीड नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ मुझे पता है डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू होता है कि नहीं, तो उसको पुट करो ऊपर। यहाँ पे मुझे पता है डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है कि नहीं, प्लस डी क्यू। करेक्ट। अब डी यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल को हम लोग पी लिख देंगे। पी एक्सटर्नल को पी लिख रहा हूँ, मतलब मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डी पी, और ये डी पी नेग्लिजिबल रहता है। ये बताया था कि नहीं? करेक्ट। हेलो, तो मैंने बाई डिफॉल्ट एजम्पशन ले लिया कि भाई प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो मैंने पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख दिया। करेक्ट, प्लस डी क्यू। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या बन गया? देखो डी एच इज इक्वल टू डी यू की जगह पे आ गया माइनस पी डी वी प्लस डी क्यू प्लस पी डी वी। तो देखो पी डी वी एंड पी डी वी कैंसिल हो गया, बचागा डी एच इज इक्वल टू, इसको अभी हम लोग डी क्यू पी लिख देंगे। वाई डी क्यू पी? बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए रिप्रेजेंट करने। करेक्ट, बात समझ आ गई? अब इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी होता है, ये याद रखना है। ऐसे हमारा पीछे निकाले थे डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी आता है। करेक्ट, निकाले थे कि नहीं? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी आता है, डी एच इक्वल डी क्यू पी आता है। इन सबको याद रखना है ना, जिनको याद रखने को बोला उनको डायरेक्ट याद रखना। अब देखो यहाँ से फिर से आते हैं, डी क्यू पी इज इक्वल टू नथिंग बट हम लोग सी पी डी टी लिख सकते हैं कि नहीं? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हमारा डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी हो गया कि नहीं? इसको भी याद रखना है, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। ठीक है, कॉपी करो इतना। हाँ ये सब नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाएंगी, डोंट वरी। जब कोई नया टॉपिक आता है थोड़ा थोड़ा लगता है स्ट्रेंज, उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चीजें याद हो जाएंगी। इसके लिए मेरे को फिजिक्स में वापस व्हाट हैपेंड? मेरे को फिजिक्स में वापस जाना पड़ेगा। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा। ठीक है, ये समझ आ गया सब? चलो नाउ सी डी एच इज इक्वल टू क्या आ गया? सी पी डी टी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू नथिंग बट डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी। करेक्ट, ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का डेफिनेशन। राइट, अब देखो जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी वाज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू नथिंग बट डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। तो यहाँ से क्या गया डी एच इज इक्वल टू now del h by del t at constant t is nothing but cp dt plus del h by del p at constant t dp। ये बात समझ आई? दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ now for ideal gas के लिए we know that enthalpy is a function of temperature only, प्रेशर का फंक्शन नहीं होता आइडियल गैस के लिए। तो फॉर आइडियल गैस dH is equal to del H by del T at constant T that's it dt। ये क्या बन गया Cp dt। आइडियल गैस के लिए dH is equal to Cp dt। this is applicable always applicable। किसी जनरल सब्सटेंस का ये कब अप्लीकेबल था? जब प्रेशर कांस्टेंट है। जनरल सब्सटेंस के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट है तो अप्लीकेबल था, लेकिन आइडियल गैस के लिए हमेशा अप्लीकेबल है वेदर प्रेशर कांस्टेंट और नॉट। क्यों? बिकॉज आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी का वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। करेक्ट? समझ आ रहा है कि नहीं? ये कंडीशंस याद रखना। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। नाउ लेट अस से केस 1 एज्यूम करता हूँ। Cp is temperature independent। Cp is temperature independent। Cp टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो dH इज इक्वल टू Cp dt है। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रल ऑफ dH इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Cp dt जैसे फ्रॉम T1 टू T2। ये बन गया डेल्टा H। Cp टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। एंड दिस इज T1 टू T2। डेल्टा H इज नथिंग बट Cp डेल्टा T। केस 2 ले लेता हूँ। लेट अस से Cp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। Cp जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Cp टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो मैं कोई भी डिपेंडेंस एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे Cp इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट एनी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, एग्जाम में जो दिया उसको यूज कर लेना। तो DH इज इक्वल टू क्या बन जाएगा AT प्लस BT स्क्वायर DT। कर दो इंटीग्रेट इसको फ्रॉम T1 टू T2। यह बन जाएगा डेल्टा H। दिस विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ AT फ्रॉम T1 टू T2 DT प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BT स्क्वायर फ्रॉम T1 टू T2 DT। तो ये कितना आ गया देखो A/2 T स्क्वायर फ्रॉम T1 टू T2 प्लस B/3 T क्यूब फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ से कितना बन गया A/2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस B/3 T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब। करेक्ट? बात समझ आ गई कि नहीं? विपुल कुछ अंदर जा रहा है कि नहीं? हाँ जा रहा है, लेकिन इतना नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। इतना नहीं जा रहा क्या? या तो पूरा समझ आ रहा है कुछ नहीं। ये 0-1 होता है इधर में ना, बाइनरी। सर आप हर वक्त मतलब डू और डाई में फंसा देते हैं। ऐसे और क्या, करो या मरो।
मतलब आप जो समझा रहे हो उसका प्रॉब्लम नहीं है। मेरा थोड़ा मतलब बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा फिजिक्स के स्टार्टिंग में थोड़ा वो हुआ था। हाँ, तो जैसे यहाँ पे मोल कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट। बेसिक बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं तो इंटीग्रेशन के, एक सिंपल वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। यानी मैं जाके इसको फिर से अच्छे से पढ़ना। हाँ। क्लियर? यस सर। चलो ये हो गया। सो दिस इज डन। देखो मैं डिस्कशन में कौन कौन सा फार्मूला निकल के आया, एक फार्मूला निकल के आया डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी एंड दैट इज इक्वल टू सी पी डी टी। ये किसी भी जनरल सब्सटेंस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट। ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो गई। नाउ फॉर आइडियल गैस डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, एट ऑलवेज फॉर आइडियल गैस। और एक रिलेशनशिप निकला है एंथैल्पी का डेफिनेशन, दैट इज एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये तीन रिलेशनशिप हमारे डिस्कशन से निकल के है, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन हो गया। ये डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, जब कांस्टेंट प्रेशर है तो सबके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस के लिए हमेशा एप्लीकेबल है, प्रेशर कांस्टेंट हो चाहे ना हो। तो ये तीन रिलेशनशिप निकल के आए यहाँ से, करेक्ट। ये बात समझ आई? हाँ। ठीक है। नाउ सी, अब हम लोग जो एक रिलेशनशिप पढ़े थे ना, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस you know that dH is equal to du plus d of PV। now आइडियल गैस के लिए मुझे पता है PV is equal to nRT होता है, करेक्ट। तो हम लोग DH is equal to du plus d of nRT लिख सकते हैं, करेक्ट। so DH is equal to nothing but du प्लस नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही रहेगा, R भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज तो टेम्परेचर होगा ना, du nr dt कर दो इंटीग्रेशन। तो क्या बन गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी का एक्सप्रेशन ये वाला भी हो जाएगा। बात समझ आई? यस सर। तो क्या एक ओरिजिनल रिलेशन को याद रखना है, फिर अलग अलग कंडीशन में आप क्या है इसको डिराइव निकालना भी कर सकते हैं, तुरंत से डिराइव भी कर सकते हैं। करके इसलिए दिखाई दे रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा दिमाग चले कैसे करना है उनको। You don't need to remember each and every intermediate step also, तो जितना नहीं याद रख पाएंगे। हाँ सर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब हम लोग वाला रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। आइडियल गैस का रिलेशनशिप पढ़ा ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू NR। निकालो तो क्यों अभी। हाँ वो पहले पढ़े थे ना बिगिनिंग में, उसको डिराइव कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया? हाँ कर लिया। चलो नाउ लेट्स सी, हमने पढ़ा था Cp इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये रिलेशन यहाँ हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR को। तो अभी हमने देखा Cp इज इक्वल टू, और ये रिलेशनशिप केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी जस्ट हमने देखा आइडियल गैस के लिए Cp इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आइडियल गैस के लिए DH इज इक्वल टू नथिंग बट Cp dt, करेक्ट, एंड Du इज इक्वल टू नथिंग बट Cv dt, करेक्ट। नाउ DH इज इक्वल टू du प्लस nr dt, अभी निकाला मैंने आइडियल गैस के लिए। हाँ सर। तो DH की जगह पे रख दो Cp dt, du की जगह पे रख दो Cv dt,
प्लस एन आर जी टी, डी टी डी टी डी टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया सी पी माइनस सी वी इक्वल टू एन आर। हाँ समझ आ गई कि नहीं? अब पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो, सी पी बाई एन माइनस सी वी बाई एन इज इक्वल टू आर। हीट कैपेसिटी पर मोल क्या होता है, सीपीएम माइनस हीट कैपेसिटी पर मोल, ये सीवीएम बन गया। गुडवा, ये पॉइंट समझ आया? चलो फिर आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। सारे डेरिवेशंस को अच्छे से करके देखिएगा और इन सब रिलेशंस को अच्छे से मेमोराइज करिएगा। बुक निकालना पड़ेगा। हम्म।